नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। राजनीति में कब क्या कहाँ हो जाए इसका कोई पता आता होता नहीं है। दरअसल कौन किस पाले में आ जाए और कौन किस पाले से किनारा कर ले, ये बड़ा मुश्किल होता है इसका अंदाजा लगाना, और ये कहा भी नहीं जा सकता है। बात बसपा सुप्रीमो मायावती की कर रहे हैं। मायावती का आज जन्मदिन था, और बल्कि जन्मदिन है आज, चूंकि भी दिन ही बीता है तो आज की जो तिथि है मायावती के जन्मदिन की है। और इस अवसर पर वो हमेशा की तरह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट कर दिया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ नहीं लड़ेंगी। यानी कि हाथी की राह जुदा हो गई, हाथी किसी का साथी नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव बाद वो किसी के साथ जा सकती हैं और सरकार में भी शामिल हो सकती हैं। बहुत सारे संकेत और संदेश मायावती ने दे दिए। इसके साथ ही मायावती ने अपने बयानों में किसी को छोड़ा भी नहीं, फिर चाहे वह अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो। अखिलेश और माया के बीच तनातनी अक्सर देखने को मिलती है। बयानों में ऐसी झड़ी लग जाती है कि मानो एक दूसरे के कट्टर विरोधी ही हैं। लेकिन बसपा का गठबंधन में शामिल न होना ये सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस मान मनोवल में थी और कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें थी कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएगी, और इसीलिए 15 तारीख का इंतजार कर रहे थे कांग्रेस के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग। और इसी वजह से सपा के साथ जो सीटों के बंटवारे वाली बैठक थी उससे फिलहाल किनारा कांग्रेस ने किया था, उसे स्थगित किया था अपने तरफ से, और अब ये बैठक 17 तारीख को मुकर्रर हो गई है। गठबंधन में अखिलेश यादव को प्रमुखता से लिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है यही वजह है कि मायावती ने ये बात सोची, ऐसा कह रहे हैं कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कि उनको पर्याप्त स्थान गठबंधन में नहीं मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और एक तरीके से कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को कम से कम ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि माया मिली न राम। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में मायावती की बड़ी भूमिका है, और देश की वो सबसे बड़ी दलित नेता हैं, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। देश में 21% दलितों की आबादी है, और अकेले दलितों में भी मायावती जिस वर्ग से आती हैं उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में 12% है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी 2022 का हुआ है, उसमें मायावती को 9% वोटों का नुकसान हुआ था। उनकी पार्टी लगभग 11% वोटों, 11 और 12% वोटों के बीच में आकर टिक गई थी। कभी मायावती का वोट परसेंटेज अकेले 20 से 21% हुआ करता था उत्तर प्रदेश में। पिछले लोकसभा चुनाव में जो 2019 का है, सपा के साथ गठबंधन में मायावती ने 10 सीटें अकेले जीती थी। 5 सीटों पर सपा 2014 वाला परफॉर्मेंस ही दोहरा पाई थी। बाद में मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं होता है, समाजवादी पार्टी के लोग बसपा के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देते हैं, या यही वजह थी कि मायावती ने गठबंधन को तोड़ दिया। मायावती के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में और देश में क्या समीकरण बनेंगे इंडिया और एनडीए के बीच में, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में हलचलें तो तेज हैं ही, वैसे वैसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती को ही आप ले लीजिए। अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि मायावती गठबंधन में शामिल होंगी और लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने तो अलायंस को भी झटका दे दिया है। तमाम उम्मीदों और आस को माया ने किनारे लगा दिया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ लहजों में कह दिया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी। गठबंधन करने से उनका वोट बैंक
कम हो जाता है। और क्या कहा है बसपा सुप्रीमो ने, आपको भी सुना देते हैं। मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। हालांकि मायावती को मनाने और अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से भरसक की गई। नतीजतन आखिरी समय तक कांग्रेस यही कहती रही कि मायावती गठबंधन के साथ है, लेकिन माया के बयान ने पार्टी को कहीं न कहीं आहत तो जरूर किया है। मैं बहन कुमारी मायावती जी को उनके जन्मदिन पर सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि वो स्वस्थ और दीर्घायु हों। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर जो उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो ये इस प्रदेश के दलित समाज के, इस प्रदेश के युवाओं किसानों की भावनाओं के विपरीत है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं के विपरीत है, और जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन सब की मंशा के विपरीत है, क्योंकि सभी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। इंडिया गठबंधन लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो बहन कुमारी मायावती जी का ये निर्णय बहुत ही निराशाजनक है, और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत इससे निराश हैं। उत्तर प्रदेश के जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े हैं, युवा, किसान और खास तौर से महिलाएं काफी इस निर्णय से निराश हैं। मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी को इस पर एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अखिलेश यादव से नाराज मायावती की ये भड़ासी थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकलकर सामने आई। इससे पहले अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा था, ये भी आपको सुनाते हैं। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे सर? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? मायावती के बयानों से लग रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुमान के मुताबिक वोट न मिलने से उनका भरोसा गठबंधन के प्रति कहीं न कहीं डिगा हुआ है। साथ ही समय समय पर अखिलेश यादव के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है।
सवाल ये है कि मायावती के किनारा कर लेने से गठबंधन अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसे विकल्प के तौर पर चुनती है। वंदना पांडे, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो सवाल यही है कि मायावती, अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन के बाद की गारंटी कौन लेगा। पत्रकारों से कहा कि आप लेंगे क्या। बहन जी ने किस्सा ही खत्म कर दिया, कहा लो हम गठबंधन ही नहीं करते, बाद में ही बात कर लेंगे। उन्होंने कहा भी कि अब हम जो भी गठबंधन करेंगे, किसकी सरकार में शामिल होंगे नहीं होंगे, ये बात की बात है। अखिलेश यादव को भी मायावती का करारा जवाब है। कांग्रेस को, बहन जी के कार्यकर्ताओं को भले निराशा हुई हो ना हुई हो, लेकिन कांग्रेस जरूर ये अपनी निराशा जाहिर कर रही है कि वो बहुत निराश है और वो कार्यकर्ताओं की आड़ ले रही है। अब सवाल यही है कि माया मिली न राम, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ख़ास तौर पर गठबंधन का जो मुख्य किरदार है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए ये उत्तर प्रदेश में फिट बैठ रहा है। अब अखिलेश यादव कितना भाव देते हैं 17 तारीख की बैठक में उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे कांग्रेस पार्टी ने 22 तारीख को जाने से इनकार किया है। उसके शीर्ष नेताओं ने दूरी बना ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की यूनिट आज मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या गई, सरयू में डुबकी लगाई, राम राम किया और बवाल झगड़ा भी हुआ। खबर ये आई कि 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ राम नाम की डुबकी सरयू में और दूसरी तरफ अयोध्या के स्थानीय लोगों ने कांग्रेस का झंडा छीन लिया, कार्यकर्ताओं से झंडा फाड़ने की कोशिश की या फाड़ दिया। ये 2 तस्वीरें भी बड़ी महत्वपूर्ण रही आज पॉलिटिकल जो सर्किल है कि कांग्रेस क्या असमंजस में है कि शीर्ष नेता जाते नहीं, स्थानीय यूनिट जा रही है। क्या कांग्रेस की स्थिति वही वाली होगी कि एक तरफ मायावती ने साथ छोड़ दिया है और यहाँ राम भी अगर उसे नहीं मिले, राम का मतलब सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन, तो फिर कांग्रेस की स्थिति वही हो जाएगी कि माया मिली न राम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अवस्थी जी, स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। डॉक्टर राजकुमार मौर्य, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ पूरे देश को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, सभी के न्यूज़ के दर्शकों को, पूरे देश को बहुत सारी बधाई और सारे पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक श्रद्धांजलि भी हमें देनी चाहिए। एक ऐसे अजीम शायर मुनव्वर राणा साहब का इंतकाल हो गया बीती रात। हम सब बहुत दुखी हैं। वो कलम के सिपाही थे, कलमकार थे, सरस्वती पुत्र थे। तो मुनव्वर राणा साहब को भी बहुत श्रद्धांजलि और प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें जन्नत मिले। वो वास्तव में सरस्वती पुत्र थे, बड़े बेबाक थे। हमारे साथ एक और मेहमान प्रोफेसर कालीचरण स्नेही भी जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चर्चा की शुरुआत शुभेंदु शेखर अवस्थी से मैं करूंगा। अवस्थी जी, आपके पास आ रहा हूं। मायावती ने आज बिल्कुल स्टैंड साफ कर दिया कि हाथी किसी का नहीं साथी, और साफ साफ कहा कि वो चुनाव के बाद सोच सकती हैं कि गठबंधन किसी के साथ करना नहीं करना, किसकी सरकार में जाना, बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी। आज भी मायावती की उत्तर प्रदेश में जो हैसियत है वो सभी को पता है। कितना भी वो कहते हैं ना, हाथी कितना भी मतलब दुबला पतला हो जाए लेकिन 1.25 लाख का रहता है, तो हाथी अभी भी 1.25 लाख का है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर मायावती ने किसी को आज नहीं छोड़ा। हो सकता है कि न्यूट्रल दिखने के लिए ऐसा कह रही हूं। अखिलेश को गिरगिट कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा किया कि वो सांप्रदायिक हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग 5 किलो अनाज बांटकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, आलसी बना रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, जो बात संपूर्ण विपक्ष कहता है।
ईवीएम के मसले पर भी वो विपक्ष की आवाज़ से आवाज़ उन्होंने मिलाई, हमला किया उन्होंने कि भाई ईवीएम में घपला है, कहीं ना कहीं इसको देखना चाहिए, पहले चुनाव में ठीक हो रहा था। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मायावती ने एक साथ एक सांस में कह दी और ये बता दिया कि हाथी की चाल अब कैसी होने वाली है। शुभेंदु शेखर अवस्थी। देखिए, मायावती जी, अखिलेश यादव जी या बहुत ऐसे लोग जो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं या फिर मोदी जी के विरोधी हैं, ये सब लोग एक बात में बड़े घबराए और बड़े डगमगाए हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी ऐसे पार्टी को, मोदी जी की पार्टी को, भाजपा को मिलकर कैसे हराया जाए। आप सभी लोगों को समझोगे और सब एक ही बात कहेंगे कि मोदी जी को कैसे हराना है, इसलिए हम साथ साथ हैं। मेरे को याद आता है, दुर्गेंद्र जी आप तो बहुत पुराने हो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक ऐसा समय था, यदि ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं होते तो मायावती जी आज नहीं होती। जिस तरीके से उनको पकड़ के और उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। और कौन लोग थे वो? अखिलेश और अखिलेश के पार्टी के लोग थे। मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर के लेवल पर बुआ या बबुआ या कांग्रेस के दो लड़के, कभी कांग्रेस की जब सपा के साथ हुआ था तो दो लड़के करके आए थे, बुआ बबुआ का वो हुआ। एक बार ऐसा भी हुआ कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर भी चुनाव लड़े। पर हर बार जब ये चुनाव होता है तो बड़े नेताओं की अपनी मजबूरी है, अपनी पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कोई ना कोई ढंग ढूंढ लेते हैं एक साथ होने का, परंतु नीचे के कार्यकर्ता नहीं होते इकट्ठा। पिछले चुनाव में आपने देख लिया कांग्रेस के साथ और फिर उसके साथ बाद में बसपा और सपा के साथ वो ट्रांसफर नहीं होता, कार्यकर्ता काम ही नहीं करता। सपा का कार्यकर्ता या बसपा का कार्यकर्ता जिन्होंने सालों साल आपस में लड़ाई करी है, सपा के लोगों ने उनको पीटा है मोहल्ले में, और फिर आप बुआ बबुआ का यदि मिलन हो जाता है या फिर वो सब मौसेरे भाई एक साथ हो जाते हैं तो फिर भी कार्यकर्ता नीचे जुड़ता नहीं है। इसका देश या पूरे देश में देखा है। आज दिल्ली का बताता हूं, यदि कांग्रेस जो आज तक एक दूसरे को गाली देती रही, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को चरित्रहीन और करप्टेड कहती रही, कांग्रेस को हटाकर ये सब पार्टियां इंडिया गठबंधन में आई हैं। कांग्रेस का इस वोट लेके ये पार्टियां सरकार में आई हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे वहां पर टीएमसी हो, चाहे वो बिहार में सरकारें हो या कहीं और भी हो। यदि कांग्रेस को हटाकर उनके वोट बैंक को लाकर वो वजूद में आई हैं तो उनको वो पॉलिटिकल पार्टियां जो सरकारों बना के रखी हैं वो बिल्कुल कांग्रेस को वहां उठने नहीं देंगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को 2-4 सीट देकर उनको मनाया जा रहा है। हमको लगता है और 2-4 दिन वेट कर लीजिए। जिस तरीके से ममता जी ने आज अपना स्टेटमेंट दिया है, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट अगले 4-5 दिनों में और सुनोगे। 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि जैसे ही वो तय होगा कि बिहार में कितनी सीटें मिलनी है कांग्रेस को, टीएमसी कितनी सीटें बंगाल में देगी या कितनी सीटें पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देंगी, ये जब तय होने लगेगा तब हम और आप देखेंगे किस तरीके से झगड़ा होगा, किस तरीके से ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मैं अब कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। डॉक्टर राजकुमार मौर्य साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने बता दिया कि भाई जो बात मायावती ने कही कि खास तौर पर अपर कास्ट का वोट उन्हें नहीं मिलता है, अगर वो गठबंधन आपसे करें तो आपकी पार्टी का पर कास्ट और मायावती को नहीं मिलता, अगर अखिलेश से उन्होंने किया तो उनका नहीं मिलता। उन्होंने कहा मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, पूर्व में जो कुछ हुआ वो पार्टी का घाटा हुआ है, बसपा को नुकसान हुआ, बसपा को फायदा नहीं हुआ किसी तरीके से। ये बात एक मायावती की अपनी जगह है। कांग्रेस को भी उन्होंने सावधान 22 पसेरी तोल दिया, सपा को गिरगिट बता दिया, भाजपा को उन्होंने कहा कि भाई ये तो लोगों को आलसी बना रहे हैं, 5 किलो राशन देकर कोई काम धाम दे नहीं रहे हैं। इस तरह की बातें मायावती ने की हैं और आप लोग
लगातार इस उम्मीद में थे कि मायावती आ जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ गणित बन जाएगा आरएलडी के साथ में। आपके नेता प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा चाहती थी, ऐसी खबरें हैं। मैं कोई ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की खबरें उड़ती रहती हैं, उनके बारे में मैं ज़रूर यहाँ कभी कभी आप लोगों से तस्दीक करता हूँ कि मायावती का जो कांग्रेस साथ चाहती थी वो इसलिए एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन दलित मुस्लिम और कुल मिला के एक अच्छा खासा सिस्टम बन सकता था, लेकिन वो सपने आपके टूट गए। मायावती आ जाए गठबंधन में, इसके लिए आपने अखिलेश के साथ बैठक को भी टाला। अब वो बैठक 17 को होने जा रही है। कैसे निपटेंगे? अब तो लग रहा अखिलेश भी आपको भाव नहीं देंगे। राजकुमार जी देखिए, जो इस तरह से चीजें दिखाई दे रही वास्तव में ऐसी नहीं है। हम लोग यानी कांग्रेस पार्टी या जो भी इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, उनका उद्देश्य क्या था? इस संविधान विरोधी भाजपा को रोकना, यानी उनको जो है हमें संविधान बचाना है, इसलिए हम गठबंधन कर रहे हैं। बाकी मायावती जी अपने पार्टी की मुखिया हैं, उनकी इच्छा वो गठबंधन में आना चाहें या ना आना चाहें। हम लोग खाली ये कह रहे थे कि हम एक गठबंधन बना रहे हैं, एक फ्रंट बना रहे हैं, एक ब्लॉक बना रहे हैं, ये मिलकर संविधान को बचाना है। तो उसमें जो भी आए, सपा आए, बसपा आए और राजनीतिक दल जो हैं वो आए, उनका हम स्वागत करते हैं। मायावती जी अगर आना चाहती हैं स्वागत है, नहीं आना चाहती हैं तो अपनी लड़ाई लड़े, हमें कोई नहीं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रमुख पार्टी है जो है भारत की, और हमेशा संविधान सम्मत ये कार्य करती रही है। मौजूदा सरकार ने जिस तरह से संविधान की अवहेलना की है वो बहुत ही निराशाजनक है। तो हम लोग लेकिन हम सहमत हैं डॉक्टर राजकुमार, हम सहमत हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका वजूद नहीं है। ये दोनों दल आपको इसीलिए आंखें दिखा रहे हैं। बसपा ने भी भाव नहीं दिया और सपा कह रहे आओ 17 को मिलते हैं, देखते हैं, एक दो सीटें ले लो। वो कह रहे कांग्रेस जहां जीतने की स्थिति में हो ले ले। अपनी अपनी पार्टी है उन लोगों की, अपनी अपनी भाई अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं, अखिलेश यादव जी भी और मायावती जी भी, उनकी इच्छा। हम तो खाली ये कह रहे हैं संविधान बचाना हो तो हमारे साथ आओ, मिलकर लड़ते हैं। पहली बात तो संविधान बचेगा तभी राजनीतिक दल बचेंगे, तभी जो है बसपा बचेगी, तभी सपा बचेगी। आना हो तो अच्छा, आप डरा भी रहे हो, तभी ठीक है। आप क्षेत्रीय दलों को डरा भी रहे हो कि मेरे साथ आओ, नहीं तो फिर तुम मुश्किल में आ जाओगे, ईडी सीबीआई दौड़ाएगी। डरा के भी अपने साथ ला रहे हो आप लोग। बीजेपी वाले सही कह रहे हैं कि आप लोग ईडी का डर दिखा के गठबंधन बनाना चाह रहे हो। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से मायावती जी का जो बयान है, कहीं कहीं आप जो कह रहे हैं वो मंशा साफ साफ दिख रही है। तो कहीं कहीं सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव है। केवल कांग्रेस पार्टी ऐसा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी कैसे लड़ रहे हैं देखिए ना, उनको ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, कोई क्या कर लेगा। देखिए सारा कर्म तो बीजेपी कर रही है, लेकिन देखिए न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। वंचित समाज के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, आदिवासी के लिए न्याय की यात्रा शुरू कर लिए हैं। अब इस समय वोट यात्रा करनी चाहिए, रैलियां करनी चाहिए, गठबंधन के साथ बैठना चाहिए। आखिर आपकी पार्टी है, आप न्याय यात्रा निकालो या कोई भी यात्रा निकालो, ये आपका निजी निर्णय है, आपके नेता राहुल गांधी का निर्णय है। मुझे एक ब्रेक पर जाने का इशारा मिल रहा है, मैं ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक से लौटूंगा तो ये समझने की कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के मायने, फायदा किसको, नुकसान किसको। ब्रेक से लौट आए। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी साहब जुड़ गए हैं। गोस्वामी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका वक्त देने के लिए के न्यूज़ को। रुख करेंगे प्रोफेसर कालीचरण स्नेही की तरफ, दलित चिंतक हैं। स्नेही जी आपकी तरफ मुखातिब हूँ। मायावती जी क्या सोच रही होंगी, क्या उनके मन में चल रहा होगा जो उन्होंने कहा कि अकेला चलो रे, हाथी किसी का साथी नहीं, अकेला चलेगा। लेकिन अपने अपने तरीके से सब इसको बता रहे हैं। मायावती के चुनाव अकेले लड़ने के मायने, किसको फायदा किसको नुकसान, अपने अपने विश्लेषण हैं। लेकिन क्या मायावती के पास अभी भी वो जनाधार है क्या
पिछली बार जब वो सपा के साथ लड़ी थी तो 10 सीटें जीत पाई थी, उससे पहले 14 में उनके पास एको सीट नहीं थी। तो दलितों के अंदर मायावती को लेकर किस तरीके की बातचीत होती है? क्या चीज वो अभी वही नजरिया है पुराना वाला मान्यवर काशीराम के वक्त वाला, या नजरिया बदला है? क्योंकि इस तरीके की खबरें तमाम जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो देते रहते हैं कि बहुत सारा जो वोट है 4-5% जो दलित वोट है वो बीएसपी वाला बीजेपी की तरफ चला गया, ऐसा बताया जाता है। अभी परसेप्शन है कि हकीकत है? जरा इस पर प्रकाश डालिए स्नेही जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहन जी को उनके बर्थडे पर बधाई देता हूं और आपने मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी इस समय जब अपना जन्मदिन मना रही हैं तो अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर चुकी हैं आकाश आनंद जी को, और उन्होंने निश्चय ही जो निर्णय लेती हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट देती हैं, बहुत सोच समझ के देती हैं, क्योंकि वो मजी हुई राजनीतिज्ञ हैं। उन पर जो है उन्हें निश्चय ही पता है कि हमें पार्टी के लिए क्या करना है, दलितों के लिए क्या करना है, संविधान बचाने के लिए क्या करना है। असल में संविधान कौन बचाएगा और कौन सत्ता में पहुंचने की उसमें है, जल्दी में है। संविधान बचाने के लिए जो भी जिस तरह का भी उपाय हो सकता है, जिस तरह की भी मेहनत और परिश्रम हो सकता है, बहन जी करेंगी। लेकिन ये सही बात है कि अब चूंकि थोड़ा बदला बदला माहौल जरूर नजर आ रहा है। बहन जी चौथी बार जब मुख्यमंत्री बनी हैं तो ये कह करके आई थी कि सवर्णों का सर्वजन हिताय का नारा देकर के आई थी, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सवर्णों का वोट भी हमें नहीं मिलता है। ये उन्होंने जो लाइन ली है, ये पहले वाली लाइन लग रही है जो कांसीराम साहब की लाइन थी कि मतलब जो है हमारा वोट बैंक अलग है, जो अति पिछड़े हैं, अति दलित हैं, बहुजन लोग हैं, उनके बीच में उन्होंने अपनी पैठ बनाई थी और एक तरह से सवर्णों के वोट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, जिस तरह से भाजपा ने अल्पसंख्यकों के वोटों को नजरअंदाज कर रखा है, इसी तरह से कर दिया था। लेकिन बीच में जिस तरह से स्टेप बढ़ा और बहन जी चौथी बार जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की। जोड़ने के बाद सत्ता में तो आई, ये सही बात है, किसने कितना सहयोग किया, निश्चय ही सहयोग हुआ था, तभी जाकर के परिस्थितियां बनी कि बहन जी बहुमत के साथ सरकार में आई थी। लेकिन फिर चुनाव में परिणाम बदला, तो निश्चय ही अपने अनुभव से सीखते हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया। देखिए, असल में यह है कि गठबंधन जब आप करने जा रहे हैं, इसके पहले तो पूछा नहीं। गठबंधन जब हो रहा था तब जाकर के नीतीश जी और सबका चॉइस दी जा रही थी कि भाई इन्होंने बड़ी पहल की है, ममता जी ने ये किया है, वो किया है, सब किया है, लेकिन बहन जी को दरकिनार कर रखा था। लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़े समझदार लोग हर पार्टी में होते हैं, उनके यहाँ भी एक से एक समझदार लोग हैं। उन्होंने देखा है गठबंधन हम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यदि भाजपा से हमें लड़ाई लेना है और स्वाभाविक रूप में इतनी सशक्त पार्टी जब सामने हो तो बिना बीएसपी के समर्थन के ये काम नहीं हो सकता है। ये सही बात है, इसमें यह भी सही बात है, आपको एक ध्यान होगा, पहले बीएसपी का नारा हुआ करता था। मानवर कांसीराम साहब जब कांग्रेस को हटाया था तो कहते थे कि भाई हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जो जीतते रहे उनको हराने के लिए। तो ये तो पक्का है कि यदि बीएसपी को नुकसान होगा, इसमें सही बात है, लेकिन गठबंधन को भी भारी नुकसान होगा और एक जगह नहीं 3-4 राज्यों में सीधा नुकसान होगा, जिसमें मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश तो स्वाभाविक रूप में है ही, और पंजाब। तो फायदा फिर बीजेपी को होगा प्रोफेसर कालीचरण, फिर फायदा बीजेपी को होगा। मायावती पर जो आरोप लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो उनके सुटेबल कैंडिडेट खड़ी करती हैं, तो फिर वो फायदा होगा कि भाई आप बीजेपी के साथ में चले गए। बदली हुई परिस्थितियों में ये 24 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और बहन जी बदली हुई रणनीति के साथ इसमें प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने जाकर के अपने कुछ जो कोर उनका वोटर है उसको मुखातिब हो रही हैं, उसकी ओर जा रही हैं, कार्यकर्ताओं को। लेकिन सवाल ये है प्रोफेसर कालीचरण, सवाल ये है कि कोर वोट की तरफ मुखातिब होना चाहती हैं वो। बहुत महत्वपूर्ण बातें दो आपने कही, इस चर्चा को आपने एक नई दिशा दी। आपने कहा कि मायावती पुराने वाले जो काशीराम जी का नारा है उस पर वो आना चाहती हैं। उसमें वो कहती है, काशीराम जी कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बाद में जब ये साथ में बदला तो जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में आ गई वो। अब क्या मायावती चाहती हैं कि ठीक है फुल मेजॉरिटी ना मिले, सत्ता चाहे ना मिले केंद्र की कहीं की भी, लेकिन कम से कम जो कोर वोट बैंक 2019 में खिसक गया है वो कम से कम बहुजन तो साथ आ जाएं। क्या ये आइडियोलॉजी आपको नजर आ रही है मायावती के इस फैसले में?
प्रोफेसर कालीचरण? जब जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो सीटों में भी कन्वर्ट होगा हर बार। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, जो कि आपने स्वयं अपने में कही है, उन्होंने महत्वपूर्ण बात ईवीएम को भी मुद्दा उठाया। ईवीएम को मुद्दा उठाया तो ईवीएम के चलते हुए धांधली जो होती है, अब तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े बड़े लॉयर जो है बाहर आए हैं और उन्होंने बाकायदा ईवीएम पर वो किया है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। और तमाम जो गठबंधन ने भी लिख करके चुनाव आयोग को दूसरी बार भी दिया है कि ईवीएम के रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। ठीक बात है। तो ईवीएम, अब देखिए, ईवीएम के रहते हुए आप ये नहीं मान सकते हैं कि बीएसपी की जो स्थिति हुई है वो उनके मतदाताओं ने कराई है। ईवीएम इसमें मुख्य फैक्टर है। जब जिसको चाहती है ईवीएम आगे कर देती है। अब यही देखिए कि जाकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहन जी के पार्टी को 1 पर ला देती है और उसके पहले बहन जी को लोकसभा में 10 सीट ले आती है। इसको क्या कहोगे? और ये 45 पर 111 में पहुंच जाते हैं। तो कभी किसी को आगे बढ़ा देना, कभी किसी को पीछे कर देना, ये सारा खेल है और ये जनता में आ चुका है। तो ईवीएम का मुद्दा बहन जी ने जो उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ईवीएम के रहते हुए सही पता ही नहीं चल पा रहा है कि वोट किसको कितना मिल रहा है। ये सब ईवीएम का जो खेल है, इसको बहुत मुद्दे के साथ उठाया जा रहा है। तो बहन जी साथ में ये कह रही हैं कि यदि निष्पक्ष चुनाव हो। प्रोफेसर कालीचरण, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं नवेद सिको की तरफ जाऊंगा। नवेद भाई, मायावती का ये स्टैंड, इसको लेकर क्या आप राय रखते हैं? और दूसरी बात, प्रोफेसर कालीचरण ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के वोट की दरकार उसको नहीं है, उसी तरीके से मायावती एक बार फिर आ गई हैं अपने जो कोर वोट की तरफ। वो कह रहे हैं कि अपर कास्ट का वोट हमें नहीं मिलता। जबकि 2007 में हाथी ने शंख बजाया, बिल्कुल ब्राह्मण ने शंख बजाया और हाथी दौड़ा दौड़ा चला आया, पीछे पीछे दौड़ा, और फिर पार्टी का क्या हश्र हुआ स्नेही जी ने खुद ही बता दिया। तो क्या जो दो इन्होंने बाइफरकेट किया, एक तरफ भाजपा है उसको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए, और अब मायावती का जो कोर एजेंडा दिख रहा है कि उसे बस बहुजन का ही वोट चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो मिलता ही नहीं, ठाकुर बामन बनिया का वोट मिलता ही नहीं। जी, किससे सवाल पूछा आपने? आपसे। अच्छा जी, बिल्कुल। देखिए, दो चीजें हैं। मायावती के आज के बयान और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक चीज क्लियर हो गई कि अब वो गठबंधन के साथ नहीं आएगी। पिछले कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे और इंडिया गठबंधन बाकायदा कोशिश कर रहा था कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए, क्योंकि मुकाबला बहुत मुश्किल है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ना बहुत कठिन बात है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहता रहा, खासतौर से कांग्रेस चाहती थी कि बसपा आ जाए, और उसने एक डेडलाइन तय कर ली थी। लगातार मायावती कम से कम 1 दर्जन बार कह चुकी हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, समय समय पर। जैसे धारावाहिक नहीं आते हैं फिक्शन के, हर 15 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद पहले आते थे, वैसे मायावती हर 15 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और मुख्यतः ये बात कहती थी कि हम किसी गठबंधन में नहीं आएंगे। उसके बाद भी हम लोग कयास लगाते थे, इंडिया गठबंधन के नेता कहते थे कि बहन जी आएंगी आएंगी आएंगी, लगातार। और डेडलाइन तय की गई 15 जनवरी। अंदाजा लगाया गया कि 15 जनवरी से आचार संहिता की डेट, यानी नोटिफिकेशन की डेट थोड़ी नजदीक आ जाएगी। दूसरी बात, उनका जन्मदिन होता है, वो कोई खास घोषणा करती है, हो सकता है कि इस दिन, और ये माना गया डेडलाइन है, अगर इस दिन पे ही ये मना कर देती है तो फिर हम आज छोड़ देंगे। ये कांग्रेसियों का मानना था और वो ये कह भी रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है, लगातार हाईकमान के नेताओं से बहन जी की बातचीत हो रही है और वो आ सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता है नहीं। एनडीए में वो जा नहीं सकती, कारण ये है कि एनडीए के पास में सीट है ही नहीं, और बहन जी को वो सीट कहां से देंगे। और वैसे भी उसको, बीजेपी को लगता है ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये परसेप्शन है, एक ये माहौल है जो लोग कहते हैं। दूसरी बात ये कि आज ये तय हो गया कि बहन जी, उन्होंने फाइनली कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, यानी इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं जाएंगे, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, कांग्रेस के कुछ नेताओं में कांग्रेस के एक धड़े को अभी भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब नोटिफिकेशन की डेट बहुत नजदीक आ जाएगी तो वो पलट के इंडिया गठबंधन में, अभी भी एक आशा की किरण कांग्रेस के पास अभी भी है। जबकि ये बात तय थी कि 15 जनवरी डेडलाइन है,
15 जनवरी के बाद में हम उम्मीद भी नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव का समय कम है, सीट शेयरिंग की बात होनी है, इतना बड़ा गठबंधन है, इतने सारे दल हैं, और कब तक इंतजार करेंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15, 20, 25 दिन के बाद अभी भी मायावती कुछ ना कुछ पलट कर सकती हैं, उलट पुलट कर सकती हैं, और वो अपने बयान के विपरीत इंडिया गठबंधन में आ सकती है। एक चीज ये। दूसरी बात ये, देखिए दो पहलू होते हैं, मैं हर चीज के दो पहलू सामने रखूंगा। एक तो ये कि एक डेडलाइन थी, अब उम्मीद खत्म हो गई। दूसरी तरफ एक खबर ये आ रही है कि अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनको बड़ा डर लगता है एजेंसियों से, हालांकि डर नहीं लगना चाहिए। क्यों डर लगता है? पूर्व मुख्यमंत्री रही है, उनके पास पैसा बहुत है। लोग कहते हैं, आरोप लगाने वाले कहते हैं कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा पैसा उनके पास और उनके परिवार के पास है। और मायावती को ये डर लगता है कि जब तमाम पूरे देश में ऑपरेशंस बीजेपी के चल रहे हैं, तो कहीं मायावती जी की जांच तेज ना हो जाए। ये डर बार बार दोहराया जाता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मायावती के खिलाफ अगर जांच होती है तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। हैसियत नहीं है किसी की बहन जी के खिलाफ कोई बड़ी कठोर कार्रवाई करने की, और अगर कार्रवाई का एक कदम भी बढ़ता है तो मायावती का जनाधार इतना तेज बढ़ेगा कि वो राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी नेता और भी बड़ी नेता बन जाएंगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो डरती हैं, ये भी कहा जाता है। खैर, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मायावती अलग लड़ती हैं मुख्य मुद्दा, तो क्या होगा, किसका फायदा किसका नुकसान होगा? पहली चीज ये जो सब लोग कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है मायावती अलग लड़ेंगी तो बीजेपी का फायदा होगा। इंडिया गठबंधन नुकसान इसलिए होगा क्योंकि एंटी बीजेपी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। 1 to 1 जो लड़ाई होने वाली है इंडिया और एनडीए में, उसमें एक तीसरा धड़ा तब तैयार हो जाएगा। तो ये तीसरा जो थर्ड, मतलब ये तीसरी जो ताकत होगी, यानी त्रिकोणीय जब चुनाव होने लगेगा तो ये इंडिया गठबंधन का वोटर जो है वो कहीं ना कहीं उधर 10%, 12%, 14% जो बहन जी के पास आ जाएगा, वो इंडिया का नुकसान करेगा। एक पहलू। दूसरा पहलू, क्योंकि हम लोग को दो नजरियों से देखना चाहिए, कयास जब लगाए रहे तो दो तरह के लगाएं, सब चीजें तो कयासी होते हैं। दूसरा पहलू ये कि सबसे पहले तो हम नहीं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम ये नहीं मानते हैं पूरे तरीके से। ये तलवार की धार है, दो धारी तलवार है, और दोनों को नुकसान मायावती पहुंचा सकती है अकेले लड़के। एक तो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि एंटी बीजेपी वोटर इनके पास जितना भी आएगा वो इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। दूसरा ये कि वो बीजेपी यानी एनडीए को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि अब उनको तलाश है अपने कोर वोटर की, दलित वोटर जो बीजेपी के पास जाते हैं उसको खींचने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह कि जब इंडिया गठबंधन से अलग होकर ये लड़ेगी तो एक जो माहौल है पूरे देश में मायावती के बारे में, मायावती विरोधियों ने जो पैदा किया है, तमाम लोग विश्लेषक कहते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बी टीम है, बीजेपी को जिताना चाहती है, बीजेपी से डरी हुई है, ये बीजेपी के खिलाफ ताकत दिखा ही नहीं सकती है, ना इन्होंने दिखाई, ना इन्होंने विपक्ष की कोई मजबूत भूमिका निभाई अब तक पिछले 9 सालों में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मायावती के बारे में ये माहौल पैदा हो गया है, और भी तेज ये माहौल हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन बना बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन बहन जी अलग इसलिए हो गई क्योंकि बीजेपी का फायदा हो। तो मुसलमान वोट जो है, मुस्लिम समाज जो है, अब वो 80 सीटों पर भी गुड्डू जमाली अगर खड़ा कर देंगी तो 80 वोट भी मुसलमानों के नहीं मिलेंगे। मैंने ये मुस्लिम समाज के बीच इस बात को महसूस किया है क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत जागरूक हो गया है, वोट के अपने समाज के बंटवारे से बचना चाहता है, उसके अंदर एक जागरूकता आ गई है। और बहन जी के बारे में ये माहौल और भी तेज हो जाएगा कि ये बीजेपी को जिताने के लिए अलग लड़ रही है। तो पहली चीज तो ये कि वो मुस्लिम वोटों को नहीं तोड़ पाएंगी, काट पाएंगी, उसका बिखराव नहीं कर पाएंगी। दूसरी बात यह कि अगर वो शिद्दत से लड़ती हैं और अपने कोर वोटर के लिए लड़ती हैं, तो जब वो दलित वोटों को इकट्ठा करेंगी, अपने बीजेपी के साथ जाने वाले वोटर्स को वापस लाने की कोशिश करेंगी, तो इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा, इससे एनडीए का ही नुकसान होगा। तो इसमें दो पहलू हैं बहन जी के अलग लड़ने से। पहला ये कि गठबंधन का भी नुकसान, इंडिया गठबंधन का भी हो सकता है, क्योंकि एंटी बीजेपी जो वोट है वो बिखर जाएगा। 8-10% पर भी बहन जी आती हैं, अगर वोट लाती है, बहुत खराब परफॉर्म करती है, तब भी इंडिया गठबंधन। दूसरा जो मैंने विश्लेषण किया, ये ऐसा नहीं है कि एनडीए यानी बीजेपी का नुकसान नहीं होगा। बीजेपी का नुकसान इसलिए होगा क्योंकि मुस्लिम वोट कतई भी नहीं जाएगा बीएसपी के पास, जो माहौल बना हुआ है, और दलित वोट की वापसी अगर होती है बहन जी के पास में, तो इसका सीधी सी बात है कि बीजेपी का नुकसान होगा। तो ये 2-3 पहलू हैं। ठीक बात है। मैं प्रमोद गोस्वामी जी को चर्चा में शामिल करता हूं। इस बीच हमारे साथ एक और राजनीतिक मेहमान गौतम सागर राणा साहब हैं।
पूर्व विधायक हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम सागर राणा साहब, स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। गोस्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी नवेद सिको साहब ने कही कि वो अपना कोर वोट बैंक अगर ले आई तो फिर जो बीजेपी के पास कहा जाता 6-7%, 8% चला गया, वो वापस आएगा तो एनडीए या बीजेपी नुकसान में आएगी। और मुसलमानों के बारे में उन्होंने कह दिया कि अब चूंकि कई जगह पिछले विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के उपचुनाव में साबित हो गया कि बीजेपी को जिताने के लिए बीएसपी ने वोट काटे मुसलमानों के, तो ये भी एक अलग तरीके की स्थिति परिस्थिति बन रही है। मेरा सवाल एक अलग है आपसे बिल्कुल हटके कि क्या मायावती की अब पॉलिटिकल ताकत, मैं उनके बारे में मान्यता नहीं कह रहा हूं, बहन जी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या अब उनके पास वो लोग हैं क्या जिनके माध्यम से उन्होंने एक काडर खड़ा किया था और उसका एक तरीके से राजनीति में उसका कन्वर्जन वो कर पाई थी? क्या इतना आसान है? कांग्रेस पार्टी अपना खोया वोट नहीं ला पाई, हालांकि बसपा एक काडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन क्या उनके पास वो काडर बचा है क्या? प्रमोद गोस्वामी साहब, अनम्यूट करिए। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं गोस्वामी जी, अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, निश्चित रूप से दुर्गेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि मायावती जी पूरी तरीके से बड़ी दुविधा में है। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, मायावती जी मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियंस में से एक हैं। उनके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो कब क्या करेंगी या उनका अपना क्या आगे की रणनीति होगी। जहां तक जो आपने बात करी कि उनका वोट बैंक, निश्चित रूप से उनके पास जो काशीराम जी ने वोट बैंक तैयार किया था या दलितों को जोड़ा था, वो बिखर गया है। उनके जो उस समय के लोग थे वो उनके पास एक भी नहीं बचे हैं जिनका अपना एक प्रभाव था, जिन्होंने उसमें मेहनत करके अपने DS4 और ये सब चीजें ला के जब वो उनके साथ जुड़े हैं या वोट बैंक को जो उन्होंने जोड़ा था वो अब उनके पास बिखर गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सबसे ज्यादा डेंट किया है। अभी नावेद ने बिल्कुल ये बात सही कही है कि मायावती जी के सामने अब अगर वो ये सोच रही हैं कि हम अकेले लड़ लेंगे, तो अकेले लड़ने में जहां तक मैं समझता हूं कि उनको ही नुकसान होगा और उसके साथ साथ जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि ये त्रिकोणीय भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अगर त्रिकोणीय लड़ाई हो जाएगी तो जो हमारी स्थिति उसको हम मेंटेन कर लेंगे, और अगर एक पर एक सामने एक मुकाबले एक हो जाएगा तो हमारे सामने दिक्कत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो अपने सोर्सेज से, अपने प्रयासों से ये कोशिश कर रही है कि मायावती जी गठबंधन में शामिल ना हो। ये भी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई अंडर हैंड डीलिंग हुई हो, वो खुल के ना बीजेपी के साथ आए, लेकिन कुछ सीटों के मामले को लेके वो कहीं डमी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी उतार दे या कुछ ऐसा खेल करे कि जिसमें वो उधर अपने वोटों को डाइवर्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन होगी अगर ये सब एकजुट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अभी जो नावेद ने कहा ये बात सही है कि वो चुनाव के जब ये आचार संहिता लागू होगी, जब चुनाव की घोषणा होगी, तब ये पासा पलट सकते हैं। जैसा कि नावेद कह रहे थे कि कांग्रेस के एक धड़े का ये मानना है, मैं भी यही महसूस करता हूं कि अभी मायावती के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ईडी सीबीआई का जो मसला है वो उनके लिए निश्चित रूप से गुड़ भरी हंसिया है। हाँ, निगलने वो कहतियां सुनी गई कि भाई हम गठबंधन करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, और राम मंदिर पर भी उनका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा में हम निमंत्रण मिला है जाने के बारे में सोचेंगे, तो वो ईवीएम पर इंडिया गठबंधन जैसी बात कर रही हैं। धार्मिक मसले को राजनीतिकरण करना, उस पर इंडिया गठबंधन जैसी बात कर रही हैं। राम मंदिर पर लगभग इंडिया गठबंधन जैसा स्टैंड है बीएसपी का भी, लेकिन वो गठबंधन नहीं करेंगी।
ये आफ्टर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, गठबंधन करेंगे, सरकार में जाएंगे, तो इस आफ्टर इलेक्शन के क्या मायने समझते हैं गोस्वामी जी? आफ्टर इलेक्शन का मुझे जो ये बयान है, मुझे उसमें आफ्टर इलेक्शन की तो कोई बात समझ में नहीं आती। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये चुनाव लड़ती हैं तो जो उनकी इस समय 10 सांसद हैं, अब उनके पास 2 सांसद भी रह जाएंगे अगर ये स्थिति हुई तो। हाँ, अगर बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी बन जाए तो मैं उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन अगर बीजेपी से कोई अंडरहैंड डील नहीं होती है तो उनको 2 सीटें मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो वो पोस्ट पोल या प्री पोल का मतलब क्या रह जाएगा? ये बात मैं नहीं समझता। जो दूसरी दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही हैं, जो आप कह रहे हैं कि उधर वो दोनों तरफ बॉल फेंक रही हैं, वो इधर मंदिर के मुद्दे पर वो कुछ साइलेंट भी हैं और बाकी गठबंधन में जाना भी नहीं चाहती हैं, किसी के साथ रहना भी नहीं चाहती हैं। ये उनका ये एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है जो मैंने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल है। वही बात है। दूसरी बात, उन्होंने एक तो ईवीएम की बात कही कि ईवीएम से हमारा ये वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हिट करने की बात कही है। दूसरी बात और उन्होंने खाद्यान्न की बात कही है। सबसे ज्यादा अगर जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता रहा है, जो 80 करोड़ लोगों को जो निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ दिया है पिछले चुनाव को अगर उठा के आप देखें। और उसमें सबसे ज्यादा जो अति दलित और दलित जो गरीब है उसको ये लाभ मिल रहा है। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि जो मायावती जी को एक डर पैदा कर रहा है कि इससे हमारा वोट बैंक दरका है और आने वाले समय में कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए कि हमारा सारा वोट बैंक खसक जाए, ये संभावना है। हाँ, इसीलिए शायद वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई मुफ्त में अनाज मत दो, फ्री ब्रीज देकर आपने मुफ्तखोर बना दिया, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो। ये बड़ा सवाल है। गौतम सागर राणा के पास जाते हैं। गठबंधन का प्रमुख घटक है आरजेडी और गौतम सागर राणा जेडीयू में भी रह चुके हैं, पुराने 77 में जेल भी जा चुके हैं, पुराने क्रांतिकारी हैं। गौतम सागर राणा साहब, एक तो आपको बहुत बधाई कि आप आरजेडी में आ गए, मुझे अभी सूचना हमारे साथियों ने दी, बहुत आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि बसपा के उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसका असर अन्य राज्यों में भी पड़ता है। मायावती की इस रुख को आप किस तरह देखते हैं? गौतम सागर राणा साहब, संपर्क टूट गया है। मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा। राघवेंद्र राजू जी, अभी गोस्वामी जी ने जो चर्चा की कि भाई मायावती ने अपने कोर वोट बैंक को एड्रेस किया, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, कि भाई उनको 5 किलो अनाज देके यही जिम्मेदारी नहीं है, उनको गुमराह किया जा रहा है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने की हैं। और अभी कालीचरण साहब ने कहा कि बसपा अपने कोर वोट बैंक में आना चाहती है। बसपा की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल निर्छीर विवेकी तरीके से, थोड़ा शीघ्रता करेंगे तो अच्छा रहेगा। दुर्गेंद्र जी, आपने देखा है कि मायावती जी के जन्मदिन पर अक्सर वो घोषणाएं करती रही। आपने 1993 की जिस स्टेट घटनाकांड का शिवेंद्र अवस्थी जी ने जिक्र किया था कि 24 साल बाद ये गठबंधन एक जगह आया स्टेट गैस साउथ कांड के बाद, और उस समय जब मुलायम सिंह की सरकार बनी थी और उसके कुछ ही दिन बाद मायावती जी ने समर्थन 1995 में वापस लिया और कल्याण सिंह जी के साथ गठबंधन करके सरकार बना दी। 6 महीने में ही उन्होंने 10 अक्टूबर 1997 में जब कल्याण सिंह का गठन किया हुआ तो 6 महीने सरकार चलाएंगे। तो आपने देखा हो कि 10 अक्टूबर 1997 में कल्याण सिंह जी की सरकार को उन्होंने गिरा दिया। और यह पहला दृश्य ऐसा नहीं है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूरा भरोसा था कि बहन मायावती जी उनका साथ देगी, लेकिन आपने देखा सदन में चर्चा के दौरान विश्वास मत पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इनके साथ नहीं। जहां तक अखिलेश ने जो आपने अभी वीडियो मुझे दिखाया, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद, तो उनका जो इशारा था कि चुनाव के बाद बसपा का एक ट्रेंड क्या होगा। आप जाहिर देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बसपा जीती, 19.26% करीब वोट उनको मिला और 17.96% करीब वोट मिला सपा को और 1.67% आरएलडी को वोट मिला। दुर्गेंद्र जी, आपने देखा हो कि समय पर समीकरण बनाने के लिए जो आज 28 दलों का गठबंधन बना है, इसमें 7 ऐसे दल हैं कि जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही टूट के बने।
तो राजनीति में जो जातीय समीकरणों का खेल है वो उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादा है। लेकिन आपने देखा हो कि अभी 5 राज्यों के चुनाव में जाति प्रेरित राजनीति हो रही थी, प्रधानमंत्री जी लगातार अटैक करते रहे कि हमारे लिए जाति क्या है, हमारे लिए जाति बेरोजगार युवा है, हमारे लिए जाति महिलाएं हैं, हमारे लिए जाति किसान है। तो उन्होंने एकदम पैटर्न बदल दिया, जाति हमारे लिए राष्ट्र है। तो उन्होंने राष्ट्र से लेकर ये और वर्तमान में जो स्थितियां दिख रही है प्रभु श्री राम को लेकर के, आपको शायद नारा याद हो कि जब उस समय सरकार मुलायम सिंह जी के साथ बनी थी तो नारा लगा था कि मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और ये नारा तमाम बदलते रहे कि तिलक राजू परिवार, इनके 12 जूते 4, हंसी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जहां तक अपर कास्ट की बात है, आज भी लोग मान के चलते हैं कि मायावती जी के पास में सबसे बड़े चाणक्य हैं सतीश मिश्र जी। उनको हो सकता है कि बहनजी पे करो, उन्हें मुख्यमंत्री ना घोषित कर दे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी उन्होंने, पहले लोग जानते थे कांसीराम जी के समय में कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम जी जो है वो उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, और ये एक तरीके से तय था। लेकिन आप ठीक है राघवेंद्र जी, चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, मैं लौटूंगा आपके पास में। शुभेंदु जी को चर्चा में फिर से शामिल करता हूं। शुभेंदु जी, अभी ज्यादातर जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप चाहते हैं कि सीधी सीधी लड़ाई ना हो, अगर सीधी लड़ाई मोर्चे से हो गई तो आप मुश्किल में आ जाएंगे, तो आपके लिए तो फायदा ही है, मायावती जी अलग लड़ रही हैं तो। लेकिन दूसरा पहलू नवेद सिकोह ने जैसा बताया कि अगर वो कोर वोट में वो कह रहे हैं कि अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है कि वो अपर कास्ट की तरफ फोकस नहीं करने वाली, वो अपने कोर वोट पर फोकस करेंगी, तो फिर आपके लिए मुश्किलें आएंगी। शुभेंदु से कर अनम्यूट करिए और शीघ्रता से कृपया अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अब वक्त केवल 1.5 मिनट का है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक फिक्स वोट है, और वो फिक्स वोट किसी भी समीकरण के किसी भी समय पर चेंज नहीं हुआ है। वो लगभग 40% से ज्यादा है इस हिंदी भाषी क्षेत्रों में। मेरा मानना है कि हमने काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का काम का जो इस समय पर स्टेचर है, पक्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो मोदी जी के स्टेचर को कोई थोड़ा सा पास में भी आता हो। और इसीलिए इन सब लोगों का एक ही नारा है कि मोदी जी को हटाओ, और शायद इस नारे से ही हमको फायदा मिलेगा कि सबकी लड़ाई मोदी जी को हटाने के लिए है, और मोदी जी के पास तक कोई नहीं है। हमको लगता है आने वाले समय पर हम ठीक बात है, ज्यादा सीट लाकर ठीक बात है। कांग्रेस के नेता जवाब दें, वो कह रहे हैं आप लोगों का नारा मोदी हटाओ, काम धाम करना नहीं, आपस में कोई समन्वय है नहीं, मोदी हटाओ, इसीलिए जनता मोदी को वोट दे रही है। आप कह रहे हो हटाओ, वो कह रहे हम लाओ, मोदी लाओ। चौहान जी, आज की जो मायावती जी की जो फैसला उन्होंने लिया है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से बसपा के लिए बहुत बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि हमारा जो नारा है, यानी हमारा जो उद्देश्य है मौके पर संविधान बचाओ, तो संविधान बचाने के लिए भले ही बसपा लाए, लेकिन उनके सारे वोटर जो कोर वोटर्स हैं उनके मन में है कहीं कहीं ये भावना है कांग्रेस के साथ क्या सब मिलकर लड़े तभी संविधान बचेगा। वो सारे कांग्रेस के पास सारे वोटर आ जाएंगे और निश्चित रूप से इसका नुकसान कहीं कहीं बसपा को होगा। ठीक है, ठीक है, आप देखते रहिए सपने। कालीचरण जी वो कह रहे हैं सारे वोट बिना प्रयास के मायावती के कांग्रेस के पास चले जाएंगे। छोटी सी टिप्पणी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, प्लीज। प्रयास के नहीं, संविधान बचाने के लिए आएंगे भाई। ठीक है कालीचरण जी, वो कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे मायावती को। कि सामान्य वर्ग का जो वोट है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां इस समय जो राम मंदिर को लेकर के बनी है, अयोध्या को लेकर के बनी है, तो निश्चय ही सवर्णों का वोट भाजपा की ओर तो जाना ही है, बहुत मुश्किल में और कहीं जाएगा। तो ये तो उन्होंने जान लिया है कि जब ये वोट कांग्रेस के पास या और किसी के पास नहीं जाएगा तो हमारे पास आने का सवाल ही नहीं। तो अपने कोर वोट की ओर लौटने की उन्होंने जो मन बनाया है उससे निश्चय ही लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। बहन जी बहुत मंजी हुई राजनीतिज्ञ हैं, वो ऐसा कदम उठाएं जिससे संविधानवादी ताकतों को सपोर्ट मिले और किसी भी तरह जो संविधान के विरोध में हैं, जो राष्ट्र को सौहार्द को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट करने की कवायद चल रही है, उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी में नवेद सिकोह मैं आपके पास आ रहा हूं। कालीचरण जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, जिस देश में माहौल जो राममय हो गया है, जो ज्वर है हिंदुत्व और सनातन का,
एक ज्वार भाटा टाइप का आया हुआ है पूरे देश में, उसकी वजह से वो तो मिलना नहीं किसी दल को। मायावती क्या चतुर खिलाड़ी हैं क्या? वो पहले अपने स्टैंड पर आ गए कि ना हमें डिफेंस खेलना है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता हूं। जो खबर यह है कि ये बात सच है कि बसपा का जो कैडर है, जो सांसद थे, जो नेता थे, जमीनी नेता, सब जा चुके हैं, सबको पता है। सारे नेता जा चुके हैं, 10% उनके पास बचे हुए हैं। सांसद लगभग जा चुके हैं, उनके जो जमीनी नेता थे वो सब छोड़ चुके हैं बसपा के। अब बसपा बची कितनी? थोड़ी सी बची है। जो थोड़ी सी बची है, आज के फैसले के बाद वहां खलबली मच गई है, बगावत मच गई है। और वो जो 1-1 करोड़ की विचारधारा के बैग लेके आते थे टिकट के लिए, उन्होंने आना छोड़ दिया है। ये वो समय था जब लाइन लगी रहती थी टिकट के लिए और विचारधारा के बड़े बड़े। नवेद भाई कंप्लीट करिए जल्दी से, मेरे पास 30 सेकंड है प्लीज जी। बस एक चीज तो ये कि मैं खबर बता रहा हूं कि अब वहां पर बड़ी खलबली मची और बगावत मची। जो बच्चे कुचे लोग हैं वो कह रहे भैया बहन जी अकेले लड़ेंगे तो कुछ बचा नहीं पार्टी में, जाओ भैया भागो, इधर उधर रास्ता तलाशो, कहां टिकट मिले क्या नहीं मिलेगा। एक खबर ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम मान के चलते हैं कि बसपा को बीजेपी लड़ाती है, कैंडिडेट भी वो तय करती है, बीजेपी को जिताने के लिए बसपा लड़ती है और वो गुड्डी जमाली खड़े कर देती है और बीजेपी विरोधियों का जो दूसरे बड़े दल है उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन एक पहलू पे हम भी तो सोच सकते हैं, हमारे नजरिया भी तो दो हैं। हम ये क्यों ना माने कि लगातार कांग्रेस के साथ बसपा की बात चल रही थी और कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि कांग्रेस के साथ में कुछ ये तय तोड़ हो गया कि बहन जी आप अपने कोर वोटर पे बात करो, कोर वोटर को खींच के लाओ, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बात करो। ये बड़ी बात है। और फ्रेंडली फाइट हो जाए, कांग्रेस कैंडिडेट डमी कैंडिडेट खड़ा कर दे, वो मुसलमानों को भूल जाएं, वो अपर कास्ट को भूल जाएं, वो दलितों पे काम करें और कहीं ना कहीं से बैकअप, कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उनकी सपोर्ट करे और फ्रेंडली फाइट हो जाए। ये भी हो सकता है। जब हम वो सोच सकते हैं तो ये भी सोच सकते हैं। 10 सेकंड में गोस्वामी जी अंतिम टिप्पणी जल्दी से। जी देखिए, अब इस स्थिति में मुझे लगता है ये बात सही, अभी नावेद ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि इसको लेके बड़ा भगदड़ मची हुई है। ये मेरे पास भी रिपोर्ट है कि वहां मायावती के इस निर्णय से वो सारे लोग जो पार्टी के हैं वो लोग लग रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्या हमारा अस्तित्व कहाँ होगा। और 10% वोट से जो 10 या 12% जो मायावती जी के पास वोट बैंक बचा है उससे एक सीट तो मिलने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे पूरी आशंका है कि ये चुनाव की घोषणा के बाद मायावती जी का स्टैंड जो आज लिया है 15 तारीख को जन्मदिन पर, ये बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, नवेद सिको साहब, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, राघवेंद्र राजू जी, कालीचरण जी और डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहन जी के बारे में चाहे जितने कयास लगाइए, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसको बनाती है, मंत्री किसको बनाती है, ये मीडिया को नहीं पता चल पाता है। बहन जी के मन की बात पता करना बहुत मुश्किल है। अभी भी लोग उम्मीद लगाए हैं कि शायद बहन जी पलट जाएं, खास तौर पर कांग्रेस। लेकिन बहन जी हैं, वो कैसे, उनका हाथी किस करवट बैठता है, ये बहन जी ही जानती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।